नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। यूपी की यात्रा बांसुरी नगरी पीलीभीत से निकलकर कालीन नगरी भदोही पहुंच चुकी है। भदोही कालीन उद्योग के लिए मशहूर है। भदोही को कार्पेट सिटी के नाम से जाना जाता है और यहाँ की एक बड़ी आबादी इस उद्योग के साथ जुड़ी हुई है। कहते हैं कि मुगलों के जमाने से भदोही में कालीन का काम हो रहा है। लगभग 500 साल से इसी व्यवसाय से, इसी उद्योग से यहाँ के लोग जुड़े हुए हैं और भदोही के लिए एक लाइफलाइन है। चलिए तो भदोही में यूपी यात्रा की शुरुआत गलीचे से ही करते हैं। महीन धागे को नजरों के फेर से एक एक ताने में बुनना, और फिर उस पर खूबसूरत नक्काशी को अपने हुनर से पिरोना। भदोही में दिन रात हजारों कारीगर इन गलीचों को बुनने में लगे हैं। यही इनकी रोजी रोटी का जरिया है। यहां के कालीन कभी अकबर के दरबार में बिछाए जाते थे, कभी इन कालीनों ने अंग्रेजी हुकूमत के वायसरायों के दफ्तरों की शोभा बढ़ाई। इस शहर ने कालीन के 5000 साल पुराने इतिहास को संजो कर रखा है, जो आज भी घरों में, दफ्तरों में, होटलों में बड़ी शान से बिछाए जाते हैं। यूपी के छोटे जिलों में शुमार इस शहर का पूरी दुनिया में नाम है। कारपेट सिटी के नाम से मशहूर इस शहर की गली गली में, घर घर में, गलीचों पर कारीगरी दिखाते लोग दिख जाएंगे। रंग बिरंगे धागों के सहारे अपनी जिंदगी के ताने बाने को 30 साल से बुन रहे हैं श्याम नारायण जी। 18 साल की उम्र से कालीन कारोबार में उतरे। वीविंग, डिजाइनिंग और एक्सपोर्ट का सफर तय किया, इसलिए ये अच्छी तरह वाकिफ हैं इस कारोबार की बारीकियों से। मुगल साम्राज्य जब था यहाँ पे, तब से चला हुआ है, तब से हो रहा है और तब से बढ़ता ही जा रहा है और उसमें गुणवत्ता आती जा रही है। बढ़िया बढ़िया कालीन बन रहा है, जो कि जिसकी वजह से विदेशों में भारत के कालीन का या भदोही के खासतौर पे भदोही के कालीन का काफी नाम है। अमेरिका से यूरोप तक भदोही के कारपेट्स की काफी डिमांड है। खूबसूरत डिजाइन 7 समंदर पार तक जाती है। चीन, तुर्की, पाकिस्तान और ईरानी कालीन के सामने भदोही के मखमली एहसास वाले गलीचों के चर्चे इंटरनेशनल मार्केट में खूब हैं। यहाँ काम करने वाले हजारों लोगों की रोजी रोटी एक्सपोर्ट पर टिकी है। जितना ज्यादा एक्सपोर्ट, उतना अच्छा काम। पिछले 2-3 सालों में एक्सपोर्ट में तेजी आई है, जिससे कारोबार तेजी से आगे बढ़ा है। कड़े कंपटीशन के बावजूद अकेले भदोही से लगभग 5000 करोड़ का कालीन एक्सपोर्ट होता है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है, वो हम लोगों को कई रूप में फैसिलिटियां दे रही है। उस रूप में एक हम लोगों को MDA ग्रांट मिल रहा है, जो कि हम लोग अगर एक्सपोर्ट विदेशों में अपना एग्जीबिशन लगाते हैं तो उसमें हम लोगों को 4 लाख रुपए तक का ग्रांट मिलता है। एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए सरकारी मदद, विदेशी मेले में जाने के लिए और कालीन का सैंपल भेजने के लिए भी खर्च का मिल जाना, ये कुछ वजहें हैं जिसकी वजह से कालीन कारोबार चमकने लगा है। इतना ही नहीं, एक्सपोर्टर्स को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें सम्मानित भी किया जाता है। ये इफ्तिखार अहमद हैं, भदोही के बड़े एक्सपोर्टर। इनके कालीन कारोबार से 2000 लोग जुड़े हैं। इनकी कोशिश को सराहने के लिए सम्मान भी मिल चुका है। This is a big achievement for our work, hard work. और एक ट्रेड को भी बहुत प्रोत्साहन मिलता है। किसी भी कंपनी को ये अवार्ड मिलता है तो उससे बहुत प्रोत्साहन आदमी को की पैशनेट जो होती है उसको एक आगे तक ले जाती है, इंक्रेजमेंट मिलते हैं। कालीन बनाने का काम बुनकर ठेकों पर करते हैं। बुनकरों को ठेकेदार कालीन का एक रंगीन नक्शा दे देते हैं। साथ ही रंगीन ऊन और सूत के मोटे धागे का बंडल दिया जाता है। ये मजदूर
पहले सूत से कालीन का ताना बुनते हैं और फिर ताने को घर में लगे लूम पर चढ़ाते हैं और फिर शुरू होता है कालीन के बानों से बुनाई का सिलसिला। रंगीन ऊन से मजदूर गांठ लगाकर छोटे हांसिए से काटता जाता है और पंजे से उसे दबाता जाता है। एक लूम पर 2 हस्तशिल्पी करीब 1 महीने में एक कालीन तैयार कर लेते हैं। इस मेहनत का दाम बेहद कम मिल पाता है, लेकिन जैसे ही बड़े शोरूम में ये कालीन पहुंचती हैं, तो कई गुना कीमत पर बेची जाती हैं, लेकिन असल कारीगर को उससे कुछ फायदा नहीं होता। भदोही में बनने वाले 180 करोड़ की लागत से एक्सपो मार्ट से सीधे कालीन बनाने वाले अपना हुनर दुनिया को दिखा पाएंगे। भदोही का जो कारपेट उद्योग है या जो छोटा कारीगर है, हस्तशिल्पी है, उसमें कितना फर्क आएगा उसकी जिंदगी में? उसकी जिंदगी में एकदम बदलाव आ जाएगा। जो गलीचा वो बीनता था 10,000 में देता था निर्यातकों को, वो 40,000 में यहाँ बेच करके उसको बेनिफिट 30,000 का मिलेगा और उसको अलग से ऑर्डर मिल जाएगा। एक्सपो मार्ट से एक अलग नाम मिल रहा है इस इंडस्ट्री को, और वो हम लोगों के लिए आने वाले फ्यूचर के लिए इट्स ए बिग थिंग। बेहद बड़ा और शानदार एक्सपो मॉल, 90 से ज्यादा दुकानें, एक बड़ा हॉल जिसमें छोटे कारीगरों के सामने होंगे विदेशी खरीदार। 180 करोड़ की लागत से इस मॉल के तैयार होने के बाद 250 करोड़ में इस मॉल के दूसरे चरण का काम शुरू होगा, जिसमें विदेशी खरीदारों के भदोही में ही ठहरने के लिए 5 सितारा होटल होंगे और एक कारपेट म्यूजियम भी होगा। इसके अलावा विदेशी इंपोर्टर्स को भदोही तक पहुंचाने के लिए एक 4 लेन हाईवे की सौगात, यानी सीधे बाजार में छोटे कारीगरों का माल बिना किसी बिचौलिए के पहुंच पाएगा। अगला फेज है, उसका मकसद ये है कि जो इंटरनेशनल बायर आए वो यहीं रुक सके। वो बनारस में न रुके, वो यहीं रुक करके यहाँ से देखे दूसरे जहाँ पे बुनकर बिन रहा है उसके घर तक जा करके देखे, वहाँ ऑर्डर कर दे। माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार है, उसने बहुत अच्छा काम किया है अपने कालीन उद्योग के लिए, जो कि बाबतपुर से सीधे भदोही के लिए 4 लेन की सड़क बनाई है, जिससे हम लोग ये दूरी आधे घंटे में तय करते हैं। ये एक्सपो मार्ट भदोही के कालीन उद्योग के लिए संजीवनी से कम नहीं है। अभी तक वाराणसी में कारपेट मेला लगता था, जो इस एक्सपो मार्ट के तैयार होने के बाद भदोही में ही लगेगा। इसके अलावा हस्तशिल्पियों की आर्थिक मदद के लिए पेंशन भी शुरू की गई है। 60 वर्ष से अधिक आयु वाले हस्तशिल्पियों को 500 रुपए प्रति माह की दर से समाजवादी हस्तशिल्प पेंशन योजना दिए जाने का प्राविधान किया गया है। छोटे और रंग बिरंगे धागों में जिंदगी बांध कर रखने वाले कारीगर अब बड़े सपने भी बुनने लगे हैं, क्योंकि उनकी मेहनत को नई सोच और नई जमीन मिल चुकी है। 500 साल पुराने कालीन उद्योग का भदोही में अकेले हजारों करोड़ का टर्नओवर है, यानी एक्सपोर्ट बड़ा है, निर्यात बड़ा है, तो बुनकरों की जिंदगी भी बेहतर हुई है। अब बात करते हैं भदोही में एक अबूझ पहेली की, जिसका जवाब शायद आज तक नहीं है कि पहले अंडा आया या फिर पहले मुर्गी आई, या पहले मुर्गी आई या पहले अंडा आया। लेकिन आपको मिलवाते हैं भदोही के एक शख्स से, जिनकी जिंदगी में पहले मुर्गी आई और अंडे से उनकी जिंदगी में आज खुशहाली और तरक्की आई है। अंडे और मुर्गी की अनसुलझी पहेली के बीच हम भदोही की सड़कों पर आगे बढ़ते हुए हरिरामपुर गांव पहुंचे। यहां हमें तौहीद अहमद मिले। तौहीद अहमद ने 15 साल पहले ग्रेजुएशन के बाद ब्रॉयलर मुर्गे का काम शुरू किया, लेकिन उस काम में न तो सही कीमत मिली और न ही खरीदार, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। कैसे आप ब्रॉयलर का काम करके ही अंडे की तरफ शिफ्ट हो गए? सर, अंडे में लोग बता रहे स्कोप ज़्यादा है, गवर्नमेंट तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से जो है पेपर वगैरह न्यूज़ वगैरह में ये आया कि ये लेयर फार्म के लिए गवर्नमेंट से सब्सिडी वगैरह ये अच्छा था। तौहीद को अंडे का फंडा समझ आ चुका था, इसलिए उन्होंने एक नई पोल्ट्री यूनिट लगाई। एक साथ लगभग 30,000 मुर्गियां, जिन्हें रखने के लिए हाईटेक यूनिट,
मुर्गियों के अंडे लुढ़कते हुए सीधे बाहर निकल आते हैं। फिर अंडों को आसानी से इकट्ठा कर लिया जाता है। यहाँ ऑटोमेटिक मशीन के जरिए मुर्गियों को दाना दिया जाता है, जिसमें दवाओं से लेकर मार्बल का चूरा भी होता है। मार्बल में कैल्शियम होता है और अंडे की बाहरी सफेद शेल के लिए मुर्गियों को ज्यादा कैल्शियम की जरूरत होती है। नीचे खास रोलर बेल्ट लगी है, जिसके जरिए मुर्गियों का वेस्ट सीधे एक जगह इकट्ठा हो जाता है। ये हमारा 30,000 क्षमते का टोटल है। इस वक्त हमारे पास बर्ड 26 से 27,000 बचे हुए हैं। करीब 22,000 प्रोडक्शन हो रहा है अंडे। और पहले जो है अच्छा करीब था, मान के लिए 25,000 का आसपास था। स्टार्टिंग में 90% का प्रोडक्शन। भदोही में 1 लाख से ज्यादा अंडों की खपत है और उनकी यूनिट से निकलने वाले हजारों अंडे फार्म से ही बिक जाते हैं। लोग एडवांस बुकिंग करवा कर रखते हैं। पूरा काम नगद में होता है, कुछ उधार नहीं चलता। अंडे बेचने में कोई दिक्कत नहीं आती। मार्जिन मनी जो है हमको 70 लाख रुपए अपना लगाना पड़ा। 1.25 करोड़ जो है बैंक से फाइनेंस हुआ है। इसमें फिर सरकार का क्या मिला आपको? वो गवर्नमेंट दे रही है सब्सिडी के तौर पे। अच्छा। जो इंटरेस्ट है 10% गवर्नमेंट दे रही है। 5 साल तक गवर्नमेंट देगी। 40 से 45 लाख रुपए जो है गवर्नमेंट से हमको जो है छूट मिल रहा है। तौहीद ने पोल्ट्री फार्म कमर्शियल लेयर फार्म योजना के जरिए लगवाया, जिसके तहत तौहीद को ब्याज मुक्त लोन मिला और 5 साल के लोन पर ब्याज के 40 लाख का बोझ यूपी सरकार देगी। इसके साथ ही यूपी सरकार इस यूनिट को लगाने के लिए जमीन खरीदने पर स्टैंप ड्यूटी की छूट देती है, बिजली में सब्सिडी देती है, टैक्स से राहत देती है। अपने प्रदेश में ज्यादातर अंडे का उत्पादन, अंडे की कंजम्पशन बाहर से आपूर्ति करनी पड़ती है। तो सरकार की ये मंशा है कि अपने प्रदेश में ही अंडे का उत्पादन हो और लोगों को परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध हो। इसी योजना के जरिए तौहीद अब जल्द ही 30,000 मुर्गियों की एक और यूनिट लगाने जा रहे हैं, जिसके बाद उनका कारोबार 60,000 मुर्गियों का होगा, जिसकी खपत सिर्फ भदोही में ही हो जाएगी। इसके अलावा वो कुछ और लोगों को भी रोजगार दे पाएंगे। आइए आपको मिलवाते हैं महेंद्र से। 2 साल की उम्र में महेंद्र को लकवा मार गया। महेंद्र अब चल नहीं सकते। महेंद्र की शादी हुई, पत्नी को उनके दिखाई नहीं देता। महेंद्र के 2 बच्चे हैं और एक दिन आंधी तूफान में उनकी झोपड़ी भी गिर गई। महेंद्र अब किस हालत में? आइए मिलते हैं। गोपीगंज से सड़कें नापते हुए 35 किलोमीटर दूर हम जंगलीगंज में थे। यहाँ हमें एक शख्स मिला, जिसके हाथ में उसकी पत्नी का हाथ और साथ में हाथ पकड़कर चलते बच्चे। ये दोनों एक दूसरे का सहारा हैं। महेंद्र 2 साल की उम्र से ही लकवे के शिकार हैं, इसलिए खड़े होकर चल नहीं पाते और इनके साथ में इनकी पत्नी उषा, जिनकी आंखों की रोशनी 6 साल की उम्र में ही चली गई थी। लेकिन दोनों ने हिम्मत नहीं हारी, एक दूसरे का साथ निभाने का वादा जो कर लिया था। महेंद्र जी बताइए कि कब से आपको चलने में दिक्कत शुरू हुई? 2 साल साहब डोलत रहे, 2 साल बाद तब लकवा मारे रहा साहब। उषा जी, आपको कब से बिल्कुल दिखना खत्म हुआ? 6 साल से। महेंद्र की माँ भी बचपन में गुजर गई थी। ऐसे में अकेलेपन और मुसीबत ने महेंद्र को घेर लिया था, लेकिन उषा के साथ से कुछ सहारा मिला। उषा शुरुआत में कम देख पाती थी, लेकिन अब उन्हें पूरी तरह दिखाई देना बंद हो गया है। 2 बच्चे हैं। बच्चों की परवरिश में काफी मुश्किल आती है, क्योंकि महेंद्र विकलांग है। इसलिए अपनी ट्राईसाइकिल पर सब्जी बेचकर गुजारा जैसे तैसे चलाते हैं। इनकी मुसीबत तब और बढ़ गई जब इनका कच्चा घर बारिश में ढह गया। ऊपर बल्ली गिर गई रहे, चोट लग गया। कहाँ रहते थे आप? यहीं रहे साहब, मरई गई है। इसमें? हाँ, यहीं मरई। हमारे जान रहे के शरण नहीं रहा सरकार। आप अच्छा, हाँ, ये टूट गई थी? हाँ, एकदम टूट गई रहे साहब, बल्ली गिर गई रहे, चोट लग गया। कंधे पे आपके? हाँ, यहीं वहाँ। जिंदगी की मुसीबत और बढ़ चुकी थी। सिर छिपाने की जगह नहीं थी। बच्चे बिलख रहे थे। तब किसी से पता लगा कि गरीबों को लोहिया आवाज दिया जा रहा है। महेंद्र ने अर्जी लगाई, फिर उनके खाते में 2,75,000 रुपए आ गए, जिससे उन्होंने अपना घर बनवा लिया।
टूटे अरमानों को पक्के ख्वाबों का आशियाना मिल गया। लड़किया बच्चा सुखी से खात नहात हंसा है नहीं पहले हम मारा पड़ते हैं सरकार जना रह के लड़किया बच्चा छाहे हैं सरकार अब रह के शरण हो गया पर सरकार अब। कच्चे घर में पानी टपकता था, गर्मी में वो तपता भी था, सर्दी में बच्चे कांपते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं। लोहिया आवाज से न सिर्फ महेंद्र बल्कि गांव के ही 13 गरीबों को अपना घर मिला है। एक सर्वे होता है सेक्रेटरी प्रधान के माध्यम से, उस सर्वे में जो सबसे पात्र व्यक्ति पाए जाते हैं उनको लोहिया आवास का आवंटन किया जाता है। इस गांव में कुल 13 लोग पाए गए थे पात्र, उन 13 लोगों को आवास दिया गया। भदोही में सैकड़ों गरीबों को अपना घर मिला, जिसके बारे में वो कभी सोचा करते थे, वो एक सोच से पूरा हुआ। कालीन नगरी में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौट रहे हैं कुछ ही पलों में। और बात रमाशंकर की। रमाशंकर को जिंदगी ने उस वक्त हिलाकर रख दिया जब एक शादी समारोह में शिरकत कर रहे रमाशंकर की पड़ोसी से झगड़ा हो गया और पड़ोसी ने तेजाब से भरी बोतल रमाशंकर समेत परिवार के 4 लोगों पर उंडेल दी। फिर क्या हुआ रमाशंकर का, कहां है अब वो, आइए देखते हैं। 1 जून का वो दिन रमाशंकर की जिंदगी में सबसे बड़ा दर्द दे गया और उससे भी बड़ी मुसीबत ये कि किसी ने भी रमाशंकर के परिवार की खबर तक नहीं ली, जबकि बेहियापुर में रमाशंकर के परिवार पर आए संकट के बारे में हर कोई जानता था। उस दिन घर में होने वाले समारोह में सब व्यस्त थे, तभी डीजे को लेकर पड़ोसी से झगड़ा हुआ। रमाशंकर के डांटने पर पड़ोसी चला तो गया, लेकिन जब लौटा तो तेजाबी वार से सभी को झुलसा गया। लड़का हमारे घर आकर के हमको गाली गुठा दिया सर, और उसके बाद उसको ठेल करके मैं रोड पे किया इसी स्थान पर, वो घर से लिया करके तेजाब हम लोग के ऊपर डाल दिया, हमारे पत्नी हमारे ऊपर, हमारे किरण भतीजी के ऊपर, हमारे लड़के पर प्रेम प्रकाश के ऊपर। रमाशंकर 45% तक तेजाब से जल गए थे, बीवी और बेटी भी झुलस गई थी। इलाज के लिए खर्च और काम नहीं कर पाने से रमाशंकर पर कर्ज हो गया था। ऐसे में रानी लक्ष्मीबाई कोष से रमाशंकर को मदद मिली। 8 लाख मिले, 8 लाख मिले, इलाज हुआ, जिससे जिंदगी पटरी पर लौटी। हमको सरकार ने मतलब है कि 3 लाख और 5 लाख 8 लाख रुपए सहायता मिला। उसी सहायता से हम लोग 4 आदमी अपना जो इलाज कराए उसका पैसा हम लोग दिए, इलाज कर रही। उसके बाद ही कमाई धमाई थे नहीं थे, उसी में से हमने खाया। लक्ष्मीबाई राहत कोष से तेजाब पीड़ितों के अलावा अपराध के शिकार महिलाओं की भी मदद की जाती है। रमाशंकर को वक्त पर इलाज मिल गया तो रमाशंकर की जिंदगी संभल गई, लेकिन क्या भदोही के सभी लोगों को वक्त पर इलाज मिल पाता है? किसी घटना या दुर्घटना के दरमियान किस सहायता की उनको जरूरत होती है और क्या वक्त पर उन्हें वो सहायता मिल पाती है? आइए, सरकार एक दावा करती है कि किसी दुर्घटना की स्थिति में, किसी घटना की स्थिति में आप एम्बुलेंस बुला सकते हैं 108 और तुरंत वो कुछ वक्त में पहुंच जाती है। हम आज 108 का रियलिटी टेस्ट करते हैं कि वो आखिर कितने वक्त में पहुंचती है किसी जगह पर दुर्घटना के बाद। भदोही के नेशनल तिराहे पर हम थे। 108 एम्बुलेंस के दावों की हकीकत जानने के लिए हमने फोन किया। हम ये जानने को बेताब थे कि आखिर एम्बुलेंस की मदद कितनी देर में लोगों को मिलती है। इस बीच आसपास के लोगों से बात भी की, जाना एम्बुलेंस की सुविधा कितने लोगों को मिल पा रही है। 108 नंबर हमने डायल कर दिया है। बेल जा रही है। हेलो, भदोही में नेशनल तिराहा पर स्कूल कॉलेज है श्री इंद्र बहादुर सिंह इंटर कॉलेज। उन्होंने कहा थोड़ी देर इंतजार किए, ये अब से कुछ वक्त में एम्बुलेंस यहाँ पहुँच रही है। हम इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कितने वक्त में एम्बुलेंस यहाँ आती है। आप बताइए, यहाँ जो है एम्बुलेंस आती है बुलाने पर? सर हम कॉल किए थे, एक्सीडेंट हुआ था, 7 मिनट में एम्बुलेंस आ गई। आती है, बराबर आती है, लोग फोन के आए, काम करती है। तो यहाँ मौजूद लोग कह रहे हैं कि एम्बुलेंस, कुछ लोग कह रहे हैं कभी बुलाया नहीं, जरूरत नहीं पड़ी, कुछ लोग कह रहे हैं आती है। हम भी देखने की कोशिश करेंगे इन दावों की हकीकत आखिर है क्या। लोगों से बात करते हुए हमारी नजर घड़ी पर भी थी। हाँ,
ये पीछे एम्बुलेंस आ गई। जी 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 जी। और ये देखिए एम्बुलेंस आ गई है सर 14 मिनट में। 14 मिनट में एक फोन पर और हादसे पर तुरंत मदद। हमने पूछा आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ। ये बताइए आपको कैसे खबर मिलती है कि कहीं कोई एक्सीडेंट हुआ और आप कैसे ये जाता है वहाँ पे लखनऊ पे। हाँ। हमारा जो मेन ब्रांच है लखनऊ है। हाँ। तो वहाँ पे जाते हैं, अपना एड्रेस यहाँ कंफर्म कराएंगे तो हमसे वो कॉन्फ्रेंस कराते हैं। हाँ। तो बात करा के फिर हमसे यहाँ पता चला जिस जगह वो एरिया हम जानते हैं तो वहाँ पे हम लोग आते हैं। रियलिटी टेस्ट में 108 की रियल तस्वीर सामने आई। साथ ही भदोही में हेल्थ सुविधाओं का हाल भी, जो इस टेस्ट में पास हुआ। तो कालीन नगरी भदोही से यूपी यात्रा में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते किसी और शहर से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।